हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन मेथड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मीडिया को पढ़ा था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है माइक्रोबायोलॉजी के नाम से, आप जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन मेथड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। किसी भी आर्टिकल, सरफेस तथा मीडियम को माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहित करना स्टरलाइजेशन कहलाता है। हम किसी भी आर्टिकल यानी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो या कोई सरफेस हो या कोई मीडियम, कोई भी माध्यम हो, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहित करते हैं, बैक्टीरिया से रहित करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं स्टरलाइजेशन करना। और ऐसा क्यों करते हैं? मान के चलो कोई प्रैक्टिकल लैब में कोई चीजें हैं, अगर उसको हम लोग स्टरलाइज नहीं करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहित नहीं करेंगे, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, तो हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो हम लोगों को जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग उस आर्टिकल को क्या करें, स्टरलाइज करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहित करें। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहित करना जरूरी होता है, स्टरलाइजेशन जरूरी होता है। और किसी भी सरफेस, आर्टिकल या मीडियम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना, किल कर देना क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है। कुछ बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म में होते हैं जब इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, लेकिन जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये पुनः वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाते हैं और अपना असर दिखाने लगते हैं। अतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना जरूरी है और किल करने के लिए स्टरलाइज करना जरूरी है। जैसे मान के चलो हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं और उस दौरान जो बीकर है, उस बीकर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनको अनफेवरेबल कंडीशन मिल रहा है तो स्पोर फॉर्म में रहेंगे। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, उसमें हम लोग मीडियम डालेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करने लगेंगे, जिससे हमारा प्रैक्टिकल खराब हो सकता है, जिससे हम जो प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं वो खराब हो जाएगा। तो जरूरी है कि हम उस बीकर से सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करें, हटाएं। उसके लिए स्टरलाइजेशन करते हैं और इसके लिए हम लोग अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है स्टरलाइजेशन में। मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के मेथड कितने तरीके होते हैं स्टरलाइजेशन के? पहला तरीका है फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड। दो तरीके के होते हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। हम लोग दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में भी कई अलग अलग मेथड आते हैं जिनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है ड्राई हीट मेथड। जनरली ड्राई हीट मेथड से आग या सनलाइट से हीट करके स्टरलाइज किया जाता है। ड्राई हीट मेथड का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? आग से गर्म कर देंगे चीजों को या सनलाइट में रख देंगे और ड्राई हीट मेथड से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहित करते हैं। जैसे हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, फिर कपड़े में गीले गीले रहें कपड़े, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। तो उनको हम लोग स्टरलाइज करते हैं एक तरीके से, अनजाने में धूप में सुखाते हैं। तो केवल सूखता नहीं है, साथ में स्टरलाइज भी होता है। या अनाजों को हम धूप में सुखाते हैं तो सनलाइट में सिर्फ ड्राई हीट दे रहे हैं ना, और हमारे अनाज स्टरलाइज हो जा रहे हैं। उसी तरीके से कोई भी उपकरण को, कोई भी आर्टिकल को अगर हम लोग सनलाइट में रख दे रहे हैं और उनको स्टरलाइज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्राई हीट मेथड। या फिर आग में हम लोग गर्म कर दे रहे हैं, सीधे आग में डालकर स्टरलाइज कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग ड्राई हीट मेथड कहेंगे। जैसे इसमें पहला टाइप है सनलाइट। अभी मैंने बताया कि सनलाइट में हम कोई चीजों को रख दें, सनलाइट पड़े और स्टरलाइज हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सनलाइट द्वारा स्टरलाइजेशन। ठीक है। दूसरा है इसमें रेड हीट मेथड। यह ऐसे सब्सटेंस के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं जो गर्म करने पर डिग्रेड ना हो या खराब ना हो। इस मेथड में सब्सटेंस को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वह रेड ना हो जाए, और जब रेड हो जाता है तब सब्सटेंस को स्टरलाइज मान लिया जाता है, स्टरलाइज हो जाता है सब्सटेंस। ठीक है। तो रेड हीट मेथड में हम लोग आग जलाते हैं और आग में कोई भी आर्टिकल को डाल देते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वह पूरी तरीके से रेड ना हो जाए। जब रेड हो जाएगा तो हम लोग मान लेते हैं कि ये स्टरलाइज हो गया। और ऐसा हम लोग उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जो गर्म करने पर मेल्ट नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इनोकुलेटिंग वायर्स। इनोकुलेटिंग वायर्स को हम लोग इस तरीके से स्टरलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनोकुलेटिंग वायर होते हैं वो क्या होता है पता है आप लोगों को? इनोकुलेटिंग जो वायर होता है वो बैक्टीरियल कॉलोनी को उठाकर किसी जगह पे इनोकुलेट करने के लिए होता है। छोटा सा एक लूप के टाइप का होता है, आगे में एक तार होता है बेसिकली। ठीक है। कुछ इस तरीके से इधर पकड़ने के लिए इसका हैंडल होगा, ऐसे तार लगा होगा सामने में, कुछ इस तरीके से होता है, छोटा सा होता है। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं इनोकुलेटिंग वायर। इसके बाद में हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग।
इसमें हम सब्सटेंस को रेड होने तक गर्म नहीं करते, बल्कि आग के ऊपर आगे पीछे खिसकाकर गर्म करते हैं। इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हो, मान लो यहाँ पे कोई एक मोमबत्ती जला लिए, बत्ती जला रहे हैं और हम लोग एक स्लाइड लेंगे, पहले स्लाइड को इसके ऊपर ले जाएँगे, फिर हटाएँगे, फिर ले जाएँगे, फिर हटाएँगे, इस तरीके से करते हैं। तो ऐसा आप लोग इमेजिन करो कि मोमबत्ती जल रहा है, मोमबत्ती के ऊपर अपना हाथ ले गए, फिर हाथ को हटा दिए, फिर ले गए हाथ को, फिर हटा दिए। इसी तरीके से हम लोग स्लाइड वगैरह को फ्लेम में ले जाते हैं, फिर हटाते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर हटाते हैं। इस तरीके से करके हम लोग स्टरलाइज़ करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हॉट एयर ओवन। इसमें एक चेंबर होता है जिसमें सब्सटेंस को रखते हैं जिसे स्टरलाइज़ करना है और इस चेंबर के टेम्परेचर को हाई कर दिया जाता है। एक बॉक्स जैसे होता है जो घरों में भी हम लोग यूज़ करते हैं हॉट एयर ओवन का, और रेस्टोरेंट वगैरह में भी हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकल लैब में देख सकते हैं हॉट एयर ओवन। एक चेंबर होता है, एक बॉक्स होता है बेसिकली, जिसमें एयर को गर्म किया जाता है और एयर के थ्रू गर्म होते हैं जो भी हम उसमें सब्सटेंस डालते हैं। जैसे पिज़्ज़ा बनना, पैटीज़ बनना, ठीक है? इन सबको हम लोग ओवन में पकाते हैं। तो वही ओवन की बात हो रही है। तो जो हॉट एयर ओवन है उसमें एक चेंबर होता है जिसके अंदर हम चीज़ों को रख देते हैं, उसका टेम्परेचर हाई कर देते हैं और हाई कर देंगे जब टेम्परेचर को हम, तो वो गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद में स्टरलाइज़ हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इस मेथड में, ड्राई हीट मेथड में हीट करके ही तो स्टरलाइज़ कर रहे हैं ना। पर हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज़ करने के बाद तुरंत हम लोग चीज़ों को बाहर नहीं निकलते हैं, बल्कि कुछ समय तक उसको ठंडा होने देते हैं, लगभग 2 घंटे तक, फिर बाहर निकालेंगे। क्योंकि काँच वगैरह के उपकरण को अगर हम लोग उसके अंदर डाले हैं, तुरंत बाहर निकालेंगे तो टूट जाएँगे, ठीक है? इसलिए। अगर हम लोग हॉट एयर ओवन से स्टरलाइज़ करते हैं, तो कितने-कितने टेम्परेचर में कितनी-कितनी देर हम लोग इसको रखते हैं, देखो। 170 डिग्री सेल्सियस में 60 मिनट के लिए रखना होता है, 160 डिग्री में 120 मिनट के लिए रखना होता है, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 150 मिनट के लिए रखना होता है, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 180 मिनट के लिए रखना होता है। तब हमारे आर्टिकल्स स्टरलाइज़ हो जाते हैं। इस हॉट एयर ओवन के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है, ये देख लेते हैं। एडवांटेज है इसका, यह क्लोज कंटेनर होने के कारण इनमें पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। क्लोज कंटेनर होता है जिसके कारण पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। पर डिसएडवांटेज क्या है? जो सब्सटेंस गर्म होने पर खराब हो जाते हैं, उन सब्सटेंस का इसमें यूज नहीं कर सकते, उन सब्सटेंस को इसमें स्टरलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इसमें हम वाटर को गर्म करते हैं तो उष्मा निकलती है, उससे स्टरलाइजेशन करते हैं। वाटर को गर्म करेंगे, वाटर से जो उष्मा बनेगी, उस उष्मा के द्वारा हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट हीट मेथड या मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इसमें पहला है टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इसको पॉस्चराइजेशन भी कहा जाता है। टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाता है और गर्म किया जाता है। जैसे इसमें लिक्विड सब्सटेंस वगैरह को हम लोग कर सकते हैं, जैसे दूध वगैरह को हम लोग गर्म करते हैं ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी करके हम लोग गर्म करके इसको स्टरलाइज कर सकते हैं, वाटर को कर सकते हैं, ठीक है? तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे रख कर अगर हम गर्म करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस या पॉस्चराइजेशन बोलेंगे। इसमें हम लोग एग्जांपल दिया है मिल्क, या फिर इसके अलावा कुछ वैक्सीन को स्टरलाइज करने में यूज करते हैं इसका। दूसरा है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग बॉइलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। हम जिस सब्सटेंस को स्टरलाइज करते हैं उसे पूरी तरह जल में डुबा देते हैं और वहां पे टेम्परेचर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, जिससे वो चीज उबलने लगेगी और स्टरलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना, और ऐसा हम लोग कहाँ करते हैं? ऑटोक्लेव में करते हैं। ऑटोक्लेव एक उपकरण होता है, आप लोग लैब वगैरह में देखे होंगे। तो ऑटोक्लेव में हम लोग डालते हैं, जो एक प्रेशर कुकर के जैसे होता है। अगर मैं डायग्राम, सिंपल डायग्राम ड्रॉ करूं तो इस तरीके से होता है, जिसमें ऊपर की ओर ढक्कन लगा होता है और यहाँ नीचे में वाटर भरा जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बने होते हैं और यहाँ बीच में गैप होता है, और यहाँ पे इस तरीके से जो भी चीज़ें रखनी होती है उसको रख के यहाँ से हम लोग गर्म करते हैं वाटर को, जिससे इसके भाप इसमें पूरे में फैल जाएँगे और चीज़ें स्टरलाइज़ होंगी, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ उपकरण होता है ऑटोक्लेव का। तो हम लोग यहाँ पे 115 से 118 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, प्रेशर 10 रखते हैं तो 30 मिनट में स्टरलाइज़ हो जाता है। और बढ़ाएँ 121 से 124 डिग्री और 15 प्रेशर दें तो
15 मिनट में स्टरलाइजेशन हो जाएगा। 126 से 129 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें और प्रेशर रखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर 20 डिग्री, तो 10 मिनट में स्टरलाइज हो जाएगा। और 135 से 138 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें और प्रेशर इसका 30 डिग्री तक रखें, प्रेशर को रिलीज ना करें, तो 3 मिनट में ही स्टरलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो काफी फास्ट स्टरलाइजेशन इसके द्वारा किया जा सकता है और ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखा जाता है इसमें। इसके एडवांटेज क्या हैं? बहुत कम टाइम में स्टरलाइजेशन हो जाता है। जैसे हमने देखा 3 मिनट में भी स्टरलाइजेशन हो रहा है, तो बहुत शॉर्ट टाइम में स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, ठीक है? नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। पाउडर एंड ऑयल जैसे मटेरियल को स्टरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि भाप से होगा तो पाउडर को कर ही नहीं सकते और ऑयल को भी नहीं कर सकते। जो सब्सटेंस हीट करने पर खराब हो जाते हैं उनका स्टरलाइजेशन भी नहीं किया जा सकता। हीट करने पर जो खराब हो जाएंगे उनका स्टरलाइजेशन भी हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये इसके डिसएडवांटेज हुए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रेडिएशन मेथड। ये एक तरीके का फिजिकल मेथड में भी रखा जाता है और इसको अलग से भी एक मेथड के रूप में पढ़ा जाता है। तो मैं यहाँ पे फिजिकल मेथड के अंतर्गत रखकर ही पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है रेडिएशन मेथड। इसमें हम मटेरियल या सब्सटेंस को रेडिएशन अर्थात रे से स्टरलाइज करते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई भी मटेरियल हो या सब्सटेंस हो उनको रेडिएशन देकर स्टरलाइज करते हैं। जैसे कि पहला है आयोनाइजिंग रेडिएशन। इससे बैक्टीरिया के डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया का डीएनए सही से फंक्शन नहीं करता और बैक्टीरिया मर जाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन ऐसे रेडिएशन होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ते ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए म्यूटेंट हो जाता है। जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा और सही से काम नहीं करेगा। तो सही से काम नहीं करेगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा उसमें, फिर मर जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से रेडिएशन आएंगे? एक्स रे आएगा, गामा रे एंड कैथोड रे। इन सभी रेडिएशन को अगर हम देते हैं तो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें थोड़ा कम एनर्जी होती है, यह हवा में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। ये रेस भी बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करता है, न्यूक्लियोटाइड के जगह पर एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जोड़ देता है। ये जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इनमें थोड़ा सा कम एनर्जी होता है एज कंपेयर आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब ये भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, हालांकि कम एनर्जी होती है फिर भी, और इनके द्वारा हम लोग हवा में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करते हैं। जैसे कोई रूम है, रूम में प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम लोग उस रूम में ही इस रेडिएशन को देंगे, जिससे वहां प्रेजेंट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। और ये किस तरीके से काम करता है? ये भी बैक्टीरिया के डीएनए को ही डैमेज करेगा। सही न्यूक्लियोटाइड के जगह पर गलत न्यूक्लियोटाइड बना देता है या गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ देता है, जिससे बैक्टीरिया लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है और मर जाता है। एग्जाम्पल के लिए कौन से रेडिएशन होंगे? यूवी रेस। यहाँ पे यूवी रेस देते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है देख लेते हैं। कम समय लगता है, हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए भी यूजफुल होता है, क्योंकि जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है वो भी खराब नहीं होते हैं, रेडिएशन पड़ा खत्म काम, ठीक है। एयर के बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, ये इनके एडवांटेज हुए। और डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे कि ये लिविंग सेल के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। इसलिए इससे स्टरलाइजेशन करने से बचते हैं, क्योंकि लिविंग सेल होंगे उनके लिए हार्मफुल होंगे। जैसे हमारे बॉडी वगैरह में लग गए हमारे बॉडी में, तो हमारे डीएनए भी म्यूटेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल या फिल्ट्रेशन मेथड। कुछ फिल्टर ऐसे होते हैं जिससे बैक्टीरिया आदि को हम फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। जिस फिल्टर पेपर का हम यूज करते हैं उससे पहले स्टरलाइज करके रखते हैं। जैसे कुछ लिक्विड सब्सटेंस वगैरह को स्टरलाइज करना है तो हम लोग फिल्टर पेपर, कुछ ऐसे फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बैक्टीरिया छन जाते हैं और लिक्विड नीचे पार हो जाता है। तो हम लोग बैक्टीरिया को छान कर भी स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकली करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कौन कौन से फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं? देखिए, सीड्स फिल्टर, सिंटेड ग्लास फिल्टर, फिल्टर कैंडलेस और मेम्ब्रेन फिल्टर। इन फिल्टर का हम लोग यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया को छानने के लिए, ठीक है। तो हम लोग छान कर भी बैक्टीरिया को स्टरलाइज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल को गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में यूज करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देते हैं। केमिकल लेते हैं और केमिकल को या तो हम गैस फॉर्म में यूज करेंगे या लिक्विड फॉर्म में यूज करेंगे और हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल मेथड द्वारा स्टरलाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं गैसियस मेथड कि गैस फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। इसमें हम केमिकल को गैस फॉर्म में यूज करते हैं। केमिकल जो होता है उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके गैस फॉर्म में यूज करते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे गैस फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। जब कोविड-19 का पीरियड चल रहा था, तब हम लोग देखे होंगे कि रास्ते वगैरह में कुछ धुआँ-धुआँ सा, व्हाइट-व्हाइट सा स्प्रे किया जा रहा था। वो केमिकल ही था फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको गैस फॉर्म में यूज़ किया जा रहा था, किल करने के लिए वायरस को, ठीक है? तो उसी तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टरलाइज़ करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं गैसियस मेथड। जैसे इसमें पहला है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म करने पर गैसियस फॉर्म में प्राप्त होता है। जो भी फॉर्मेल्डिहाइड है उसको अगर हम गर्म करें तो वो गैसियस फॉर्म में प्राप्त होता है। जब फॉर्मेल्डिहाइड गैस का यूज़ सब्सटेंस में करते हैं, तो उस सब्सटेंस में जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में नाइट्रोजनस बेस के साथ रिएक्शन करता है और उनका फंक्शन चेंज कर देता है और बैक्टीरिया मर जाता है। इसका मतलब क्या है? हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म करेंगे, तो फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म करने पर क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब गैस फॉर्म में जो फॉर्मेल्डिहाइड चेंज हुआ है, उस फॉर्मेल्डिहाइड जैसे ही बैक्टीरिया के संपर्क में आएगा, बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा और बैक्टीरिया के अंदर उसके डीएनए में जाकर ये रिएक्ट करेगा और डीएनए में भी किसके साथ रिएक्ट करेगा? इनके नाइट्रोजन बेस के साथ, जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन है, उनके साथ रिएक्ट करेगा और उनके फंक्शन को चेंज कर देगा। जब उनके फंक्शन को चेंज कर देगा तो बैक्टीरिया का डीएनए लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा और बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है? इस तरीके से होता है। दूसरा है बीटा प्रोपियोलैक्टोन। यह फॉर्मेल्डिहाइड गैस से 25 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसका यूज़ ज़्यादातर वायरस के लिए किया जाता है। जो बीटा प्रोपियोलैक्टोन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड से 25 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इसका यूज़ जनरली वायरस के लिए किया जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं वायरस, तो वायरस को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और ये भी सेम तरीके से काम करता है, जिस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड काम करता है, उसी तरीके से। नेक्स्ट है इथाइलिन ऑक्साइड। इसकी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है, जो बैक्टीरिया के एंजाइम में चेंज करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये जो इथाइलिन ऑक्साइड है, इसकी पेनिट्रेशन पावर और ज़्यादा हाई होती है, जो सीधे बैक्टीरिया के एंजाइम में चेंजेस करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा मेथड है लिक्विड मेथड। पहला हमने देखा गैसियस मेथड, अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं लिक्विड मेथड। इसमें हम केमिकल को लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे पहला है अल्कोहल। यह बैक्टीरियल प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है तथा बैक्टीरिया में डिहाइड्रेशन करा देता है। अल्कोहल जो है, यह बैक्टीरियल प्रोटीन का स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देगा और बैक्टीरिया में डिहाइड्रेशन करा देता है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाता है। दूसरा है मेथाइल अल्कोहल। मेथाइल अल्कोहल भी सेम तरीके से काम करता है। तीसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी इसी तरीके से काम करेगा जैसे अल्कोहल काम करता है, उसी तरीके से। ये सीधे जाएंगे बैक्टीरिया के अंदर और उसके प्रोटीन में चेंजेस करा देंगे, जिससे उनमें भी लॉस ऑफ फंक्शन होगा और वो मर जाते हैं। एडवांटेज क्या है इस मेथड का? गैसियस मेथड का यूज करके हम हर जगह को स्टरलाइज कर सकते हैं, कोने कोने तक को स्टरलाइज कर सकते हैं। हीट सेंसिटिव सब्सटेंस को भी स्टरलाइज कर सकते हैं इसके द्वारा। ये दो एडवांटेज हुए और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये हार्मफुल है। अगर गैसियस मेथड का यूज किए तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है केमिकल मेथड, ठीक है? स्टरलाइजेशन मेथड यहाँ से हो जाता है समाप्त।